नमस्कार। अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से लड़ने के बावजूद ईरान से युद्ध हार चुके हैं। ये बात मैं डोनाल्ड ट्रंप के डेडलाइन बढ़ा देने की वजह से नहीं कह रहा हूँ। मैं जो ग्राउंड पर सिचुएशन दिख रही है हर तरफ, उसका असेसमेंट करने के बाद कह रहा हूँ। अब ना तो अमेरिका की फ़ौज में दम बचा है, ना इजराइल की फ़ौज में। अमेरिका की फ़ौज में दम है, लेकिन जोखिम जितना बड़ा है अमेरिका कभी उठाना नहीं चाहेगा, और अगर उठाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का बाय बाय हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या है, इसको हम समझने चलते हैं। और सिचुएशन समझने से पहले बस एक बात मान लीजिए कि खुद को ये यकीन दिलाना है केवल कि ईरान जीत चुका है। बाकी जब तक आपको यकीन नहीं आएगा तभी तक युद्ध चल रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम समझेंगे। और युद्ध में अब अगर लड़ने की हिमाकत शब्द का अर्थ होता है मूर्खता, बेवकूफ़ी, दुस्साहस, अगर इजराइल और अमेरिका करते हैं तो उनका नाम इतिहास में सिर्फ हारे हुए देशों के तौर पे नहीं, इतिहास की सबसे बड़ी मूर्खता करने वाले देशों के तौर पर भी लिखा जा सकता है। बेहद बुरी हालत में दोनों। हम समझेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से अब ये कहाँ जाकर अटक गए हैं, कृपा कहाँ अटक गई है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जो आंकड़े आए हैं और जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी इजराइल की सेना, एक्सपर्ट कह रहे हैं, उनके सेना के पूर्व प्रमुख कह रहे हैं कि अंदर से टूट सकती है, दो टुकड़े हो सकते हैं। और इसके पीछे उनके देश के अंदर चल रहा एक जातीय संघर्ष है, वो जिम्मेदार है। ईरान की सेना में 12,000 लोगों की कमी है। और नेफ्ताली बेनेट, पूर्व प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू की जगह थे वो भी ऐसे ही जियोनिस्ट टाइप के, पर उनका कहना यह है कि एक संविधान संशोधन करने का काम तुष्टीकरण के कारण नेतन्याहू कर रहे हैं, जिसके कारण पूरी सेना इजराइल की दो फाड़ हो सकती है। इजराइल की आबादी कुल मिला के दिल्ली की आबादी के बराबर है। दिल्ली की आबादी करीब 1.5 करोड़ है, और दिल्ली की आबादी से काफ़ी कम, मान लीजिए 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख कुल मिला के आबादी है इजराइल की। अब इस समस्या ये है कि उसके पास जो कुल सैनिकों की संख्या है वो 1,69,000 है, और हार्डकोर सैनिक जो हैं उनकी संख्या इससे भी कम है, और वहाँ पर इसके अंदर भी 12 लाख सैनिक कम हैं। 12 लाख सैनिक कम होना एक बड़ा मुद्दा है जो लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 12 लाख सैनिकों के कम होने का मसला नहीं है। 12 लाख सैनिकों के कम होने का जो कारण है वो उनकी फौज को तोड़ सकता है। तोड़ने का कारण क्या है, इसको आप समझते हैं। इजराइल के अंदर एक खास तरह की कम्युनिटी है जो है ऑर्थोडॉक्स यहूदी। ऐसे कुछ यहूदियों की बहुत प्योर टाइप की, सुप्रीम टाइप की, एक क्रीम टाइप की उन्होंने अपने यहाँ कौम बनाई हुई है। उसके काफ़ी सारे वोट हैं। तो इजराइल में नेतन्याहू एक कानून ला रहे हैं कि ये जो लोग हैं सुपर क्रीम लोग, जिनका खून नीला है, ये ब्लू ब्लडेड लोग, खानदानी लोग, बड़े लोग फौज में नहीं जाएंगे। और ये अगर फौज में जाते हैं, इनकी जो जनसंख्या है उसका 10% भी अगर फौज में जाता है तो 2 लाख होता है। 2 लाख नौजवान फौज को मिल जाएंगे, और अभी उनकी सेना लगातार सैनिकों की कमी से जूझ रही है। जैसे ही आप एक व्यक्ति को तुष्टीकरण करते हैं कि भाई ये सेना में नहीं आएंगे, तो दूसरा पक्ष जो है वो सेना के अंदर कह रहा है ये क्यों नहीं आएंगे, ये बताइए। और कम से कम आप कानून बना के संसद से कह रहे हैं कि अब इनको नहीं आने दिया जाएगा, और ये ना आने दिया जाए इसकी हम इनको छूट देना चाहते हैं। इजराइल नियम यह है कि हर व्यक्ति
सेना की ट्रेनिंग में एक बार ज़रूर जाता है इस समुदाय को छोड़ के। ये क्रीम वाले यहूदी हैं जो प्योर वाले। तो अब नेतन्याहू सोच रहे हैं कि एक ऐसा कानून बना दूं, क्योंकि इनकी टांगें उखड़ी हुई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो इनका वोट बैंक से मुझे वोट मिल जाएगा। बाकी लोग विरोध कर रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि ये आदमी जो है ये कर रहा है, ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। यानी आप एक बात सोचिए, जो सेना लड़ने को तैयार खड़ी हुई है, जिसको लड़ना है, वो सेना अंदर ही अंदर आपस में ही लड़ने में लगी हुई है। उसके पास सैनिकों की कमी है और हर तरह से बुरा हाल है। हालांकि अभी इजराइल को ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेशन नहीं करना है। ये सरदर्द डोनाल्ड बाबू ट्रंप ने अपने सैनिकों की जान पर खेलकर अपने ऊपर लिया हुआ है कि करेंगे तो तभी करेंगे। यानी एक अजीब सी स्थिति है। और उसके बीच में भी एक तरफ आप जीतने जा रहे हो, आपको प्रसाद मिलने वाला हो, तो आप लाइन में आगे आगे लगेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई खतरा है, कोई नुकसान होने वाला है, मेरे पैसे छिन सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई मैं ही क्यों मरूं, तुम भी मरो, तुम भी आगे आओ। उस तरह का ये कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वहां पर अब वातावरण ऐसा है, आसपास लोग तबाही देख रहे हैं, इमारतें टूटते देख रहे हैं, महत्वपूर्ण स्थानों को टूटते हुए देख रहे हैं, रोज किसी न किसी के मरने की खबर आ रही है। और इजराइल की सरकार एक भी व्यक्ति मरता है तो एक सोशल मीडिया पे डालती है मर गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, क्योंकि अब वो पूरी दुनिया में सहानुभूति बटोरने के चक्कर में लग गई है। पहले वो दूसरे तरीके से सोचती थी, अब उसको लग रहा है रहम मांग लो, रहम मांग लो, चंदा मांग रहे हैं। कल के वीडियो मैंने बताया था। तो एक कारण ये हुआ कि इजराइल की हालत खराब है। इजराइल का हिमायती, अब इजराइल के अंदर तो कुछ ताकत है नहीं जो दो चार डिसुम भी कर ले। और उसका जो बड़ा वाला पीछे से भाई आया हुआ है जो एकदम गेंडा, अमेरिका, ये इसके होते हुए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी अपनी हालत खराब है। अब उसकी हालत कैसे खराब है इसको समझिए। पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस हैं, 13। अब इन 13 मिलिट्री बेस को अनहैबिटेबल बना दिया है ईरान ने। अनहैबिटेबल का मतलब होता है अनइनहैबिटेबल। इसका मतलब हुआ इन जगहों पर अब आदमी नहीं रह सकता, खंडहर बना दिया है। और ज़्यादा इंटेंसिटी वाला भाषा का इस्तेमाल करना चाहें तो शमशान बना दिया है। अमेरिका के सैनिक अब उन बेसों पर जाने की हालत में नहीं है, वो खंडर बन चुके हैं। इनके जितने राडार सारार लगे थे सब तोड़े जा चुके हैं। वहाँ जो सैनिक रहते थे कैंपों में, उन सब लोगों को इलाका छोड़ना पड़ा है, वो रहने लायक नहीं है। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की है। वो कहता है कि 13 प्रमुख जो बेस हैं मिलिट्री बेस, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कुवैत में हुआ है। पोर्ट शुवेबा में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और वहाँ पर बुरा हाल है। राडार मेंटेनेंस और फ्यूल फैसिलिटीज़ वगैरह सब बर्बाद हो गए। कतर में भी बर्बादी हो चुकी है, बहरीन में भी हो चुकी है और सऊदी अरब में हो चुकी है। तो कुल मिला के 13, यानी पूरा जो बेस था अमेरिका का नष्ट हो गया है। हालत यह है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी वहां से भाग चुके, वापस जा चुके हैं। 17 अमेरिकी साइट्स को नुकसान होने की बात है और करीब $800 मिलियन का सत्यानाश हो चुका है। और अब हालत यह है कि IRGC जो है ईरान का, उसने कहा भाई साहब ढूंढो ये अमेरिकियों को, कहाँ एक्सप्लोर है, क्योंकि अमेरिकी जो हैं अब वहाँ बेस में तो है नहीं। अमेरिका ने क्या किया हुआ है, डरे हुए अमेरिकियों ने अब ह्यूमन शील्ड की तरह कतर के नागरिकों को, UAE के नागरिकों को, सऊदी के नागरिकों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे? वो वहाँ की उनकी लोकल बस्तियों में छिपके रह रहे हैं। ईरान अभी तक क्या कर रहा था, अमेरिका के ठिकानों पे हमले कर रहा था और ये चाह रहा था कि भाई हम इन देश के लोगों से कुछ ना बोलें, ना इन देशों से कुछ बोलें, क्योंकि कतर से दुश्मनी नहीं है, कतर अमेरिका का गुलाम है, तो अमेरिका के अड्डे तोड़ दो। अब क्या कर रहे हैं, ये आबादी के बीच में रह रहे हैं, होटलों के बीच में छिपके रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये सैनिक वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अब नागरिक ठिकानों के बीच में छिपके रहना कितना बड़ा अपराध। याद कीजिए
कि गाजा के अंदर अस्पतालों को ढहाया आईडीएफ ने, तो ये कह के ढहाया कि उन जगहों पर हमास के लोग छिप रहे थे। अब 5 स्टार होटलों, दूसरी जगहों पे घुस के अमेरिकी रह रहे हैं। तो वहां पर अब ईरान कह रहा है, भाई साहब आप लोग हमको टेलीग्राम पे हमारे बताओ कि कहां अमेरिकी छुपे हैं, वहीं जाके मारेंगे। यह खबर जंगल की तरह फैल गई है और इस जंगल की तरह जब फैली हुई खबर के बीच में बहुत सारे होटलों ने जो उनकी यहाँ बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी है। भैया अमेरिका भाई जाओ कहीं भी रहो, हमारे होटल में आपको नहीं रख सकते, एक मिसाइल गिरेगी हमारा होटल खत्म हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। जहां जिस होटल में रहने जा रहे हैं अमेरिकन, वहां से सॉरी हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अमेरिकन सैनिक वर्क फ्रॉम होम के मोड में आ गए। यानी भैया तुमसे काम हम दफ्तर उत्तर मत आना, फैक्ट्री टूटी पड़ी है, सब पड़ा हुआ है, घर से जो काम कर सकते हो कर लो। तो इस तरह से हालत यह है कि वहां पर एक अजीब सा आतंक का माहौल है सैनिकों के बीच में, यानी मनोबल हारा हुआ है। अमेरिका के सैनिक अपना मनोबल हार चुके हैं। इजराइल में सैनिकों के बीच में मनोबल हारने के कारण द्वंद्व हो रहा है। उन्होंने अपने देश को बर्बाद होते हुए देखा है। ये भी वजह, इस वजह से उनको लग रहा है कि भाई मैं ही क्यों लड़ने जाऊं, ये ब्राह्मण क्यों नहीं जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए यहूदियों के ब्राह्मण हो गए। तो वहां पे क्या है कि कई सारे सिविलियंस मारे जा चुके हैं, बहुत सारे होटल जगह वहां पर एक एक जगह उसको तबाह कर दिया गया। आप सोचिए कि आईडीएफ के सैनिकों की बता रहा हूं 12 से 20 हजार कमी हो गई है। तो कुल मिला के इस सिचुएशन में ईरान की स्थिति समझ ली आपने, अमेरिका की स्थिति समझ ली। इस बीच में एक और घटनाक्रम सामने आता है। वो घटनाक्रम ये है कि इससे पहले अमेरिका जमीन पर अपने सैनिक उतारे 10 लाख लड़ाके ईरान की फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हैं। लोगों में होड़ मची है कि हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं, और उसमें रेगुलर आर्मी हो या आईआरजीसी हो या बसीज वॉलंटियर्स हो, कुल मिला के 10 लाख से ज़्यादा फाइटर्स को तैयार कर लिया गया है। 10 लाख फाइटर्स का मतलब जानते हैं, पूरी इजराइल की जितनी आबादी है उसके 10% सैनिक हैं इसके पास। और ये सैनिक नए सैनिक हैं, पहले से जो हैं उनको छोड़ दीजिए। ऐसे में हालत यह है कि अगर ट्रूप्स भेजता अमेरिका तो मारने वाले लोग इतने ज्यादा होंगे कि लाशों से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, जो संभव ही नहीं है। अमेरिका के लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। अमेरिका के अंदर भी वहां के सैनिक खुश नहीं हैं। कोई इस युद्ध के साथ में जाना नहीं चाहता है। सारे लोगों को परेशानी है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कैसे 61% अमेरिकियों ने ट्रंप के हैंडलिंग को गलत बताया था। हालांकि किसी का मेरा मैसेज आया कि भाई 35% जो आप कह रहे हैं 33%, इतनी तो अप्रूवल रेटिंग बीजेपी की भी है, लेकिन बीजेपी की वो अप्रूवल रेटिंग नहीं है, वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि उसके विरोधियों के वोट आपस में बट रहे हैं। अप्रूवल वोटिंग में से सीधे ये होता है अच्छा है या बुरा है, तो उसमें 2 ही पार्टी है, या तो विरोधी है या समर्थक है। तो अगर 65% विरोधी हैं तो मतलब आप वैसे वाले विरोधी नहीं है कि अलग अलग पार्टी में वोट डालने जाएंगे, तो ये एक ही जगह है। तो ऐसे में स्थिति बहुत खराब है। तो कुल मिला के ये हाल दिख रहा है। तो एक सिचुएशन अगर आप देखें पूरी की पूरी, तो ये है कि ईरान के अंदर 1900 लोगों के मरने के बाद, उनके नेताओं के मरने के बाद, सबके बाद एक जज्बा है लड़ने का। अमेरिका के सैनिक तो छिपे छुपे घूम रहे हैं, वहां के सैनिक लड़ते हुए घूम रहे हैं। सैनिकों की संख्या उनके पास 12 से 20 हजार कम बताई जा रही है। तो ये पूरी सिचुएशन, करीब 6 लाख के कुल तो सैनिक उनके पास हैं सब मिला के। तो कैसे लड़ेंगे? और ये जो कमी है 12 से 20 की, ये कमी भी जो कम्बैट वाले हैं, आगे फ्रंटल लड़ने वाले हैं, उन सैनिकों की है। तो जो पूरी सिचुएशन एक सीधी सी बनती है, वो साफ बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने आप डेडलाइन क्यों बढ़ा दी, 6 अप्रैल की क्यों कर दी, क्यों अब वो कह रहे ईरान से हमारी अच्छी खासी बातचीत, तो कह रहे हम इससे बात ही नहीं कर रहे, क्या बात कर रही है, हमको नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे इनसे बात।
नहीं जी, मेरी उनसे बात हो रही है, उन्होंने टाइम मांगा, ये सब बातें कर रहे हैं। हालत बहुत ख़राब है और ऐसे अगर डोनाल्ड ट्रंप टाइम पे टाइम लेते जाएंगे, वो मिसाइल पे मिसाइल टपकाते जाएगा, तो अर्थव्यवस्था का जो होने वाला है आप कल्पना कर लीजिए। और अगर उसने वहाँ से हरमुज से जहाज़ों को छोड़ना शुरू नहीं किया तो और गड़बड़ होने वाली है। 2 जहाज़ डूब गए तो और हाहाकार मच जाएगा। शेयर मार्केट गिराना ईरान के हाथ में हो गया है। तो ये पूरी सिचुएशन ये बता रही है कि अब इस पूरे युद्ध में किसी की रुचि नहीं बची, ना अमेरिका की ना इजराइल की। बस 2 चीज़ें चाहते हैं, एक तो लंगोटी बची रहे, दूसरी इज्जत बची रहे। और वो भागते भूत की लंगोटी हाथ में आ जाए, बस इसी में है। और ईरान इस मोड में है कि पहली बार बेटा तू हाथ में आया है, तूने बहुत अत्याचार किए हैं, इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो भागते भागते भी कूटा जाएगा इजराइल, ये भी पक्का दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ सरलता से आप पूरा केस समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, सब्सक्राइबर बढ़ाना भाई 2 मिलियन करने हैं। नमस्कार, जय हिंद।